हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज वन शॉट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। जी हाँ, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यानी एक वीडियो 15 मार्क्स, पूरा 15 मार्क्स का टॉपिक है और उसको आज हम एक ही वीडियो के अंदर हम फिनिश करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जितने भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस और करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से कराऊंगा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीबीएसई हैंडबुक से हमने लिए हैं, और इसके अलावा आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये 15 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। बस फार्मूलाज आपको ये लर्न रखने हैं, कंसेप्ट को समझना है, स्टेटमेंट को समझना है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और किस तरह से उनके फार्मूले में अप्रोच करना है। तो इस पूरा वीडियो देखने के बाद ये सारे के सारे डाउट्स आपके डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे और आप 15 मार्क्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कि ये 15 मार्क्स में से एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। तो सबसे जो पहली चीज़ है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, सबसे पहला टॉपिक है वो आता है हमारे पास परपेचुटी। अब परपेचुटी में दो टाइप की परपेचुटी होती है। पहले परपेचुटी का मतलब समझ लेते हैं। परपेचुटी क्या है? परपेचुटी इज एन एन्यूटी, यानी एक टाइप की एन्यूटी होती है इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगिन ऑन ए फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इनडेफिनेटली और परपेचुअली। जो परपेचुटी होती है वो एक फिक्स डेट पर स्टार्ट होती है और उसके बाद कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए चलती रहती है। ठीक है, जब तक आप उसको डिसॉल्व ना करो। जैसे अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते हो कि भाई कुछ एरिया के बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए आप स्कॉलरशिप स्कीम आपने स्टार्ट करी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब तक उसको डिसॉल्व नहीं करती है वो हमेशा चलती रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं परपेचुटी। तो फिक्स्ड कूपन पेमेंट ऑन द परमानेंटली इन्वेस्टेड इररिडीमेबल सम्स ऑफ मनी आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ परपेचुटी। अब परपेचुटी में एक चीज़ और होती है, अगर इसमें, क्योंकि ये इनडेफिनेटली चलती रहती है, इनडेफिनेटली चलती है, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी आप फ्यूचर वैल्यू और प्रेडिक्ट करना चाहो कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो वो हम नहीं निकाल सकते। प्रेजेंट वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट चलती रहती है। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालेंगे हम कैसे? वो निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि जो परपेचुटी हमारी किस टाइप की है। दो टाइप की परपेचुटी हमारे पास होती है। एक परपेचुटी होती है जिसमें पेमेंट टर्म के एंड में होती है। पेमेंट टर्म मीन्स, जैसे आपने सोचा कि भाई आज ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टार्ट हुई, आपने सोचा कि भाई हम बच्चों के लिए इतना स्कॉलरशिप के लिए इंतजाम कर दें, तो आज से एक साल बाद हम पेमेंट देना उनको, स्कॉलरशिप देना उनको स्टार्ट करेंगे। तो आप जब एक साल बाद देना स्टार्ट करोगे, जो पेमेंट टर्म खत्म होगा उसके बाद देना स्टार्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड द टाइप 1 परपेचुटी। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई आज हमने ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्ट करी है तो ये शुभ काम जो है ना हम आज से ही स्टार्ट कर दें, पहली स्कॉलरशिप हम आज से ही दें, तो यानी जो पेमेंट टर्म है उसकी स्टार्टिंग में ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपको स्कॉलरशिप देनी है, इसका मतलब ये होगी आपके पास परपेचुटी ऑफ टाइप 2। तो परपेचुटी ऑफ टाइप 1 अगर होती है तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है R/I। आर का मतलब है यहाँ पर द पेमेंट और द रिसिप्ट ऑफ ईच पीरियड, यानी परपेचुटी भी आप इसे कह सकते हो, परपेचुटी कह सकते हो, रेगुलर पेमेंट कह सकते हो। उसको हम डिनोट करेंगे आर से। आई इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा और पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। और अगर टाइप 2 परपेचुटी होती है तो उसके फार्मूले में बस आपको एक आर और ऐड करना है, बस R+R/I। बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक या दो नंबर में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹60 मेड एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ। अब जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट मतलब आर, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है सर इसमें आर क्या है, पी क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो पेमेंट हमें मिलेगी या हम देंगे, यानी परपेचुटी। तो ये बना आपके पास आर यानी 60, आर की वैल्यू आ गई 60 एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ। अब जो पेमेंट हो रही है ना हर 6 महीने पर हो रही है, यानी साल में नहीं हो रही, हर 6 महीने पर हो रही है। एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर, और लगातार चलती रहती है। इफ मनी इज वर्थ 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब मनी जो है वो 4% पर एनम है लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रही है, तो इसका मतलब जब आई आप लेंगे तो 4 नहीं लेंगे, 4 का हाफ कर देंगे, 2% लेंगे। 2% लिख सकते हो आप, 0.02 लिख सकते हो। आपने जो वैल्यूज थी वो सारी लिख ली। अब ये देखो कि ये जो परपेचुटी है कौन से टाइप की है, उसके लिए देखो पेमेंट कब हो रही है, एट द एंड पेमेंट हो रही है। एट द एंड का मतलब हो गया परपेचुटी ऑफ टाइप 1। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट टाइप की परपेचुटी है, तो फार्मूला लगा दिया आपने P = R/I। P आपको निकालना है, R आपको दिया हुआ 60 डिवाइडेड बाय 0.02। इसका डेसिमल आप हटाओगे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 100,
तो ये आ जाएगा आपके पास 3000, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी इस परपेचुटी की वो होगी 3000 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि एट व्हाट रेट कन्वर्टेड सेमी एनुअली, यहां भी सेमी एनुअली हो रहा है, विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज दिस, ये परपेचुटी है, ठीक है। आर आपके पास आ गया 450, पेबल एट द एंड, एंड में हो रही है यानी टाइप 1 हो गई, इच 6 मंथ बी रुपीज 20,000। अब जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है ये आपको दी हुई है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुटी ऑफ रुपीज दिस पेमेंट एट द एंड ऑफ बी रुपीज 20,000, यानी ये आपको पी दे रखा है और आपको इसमें आर पूछा गया है एट व्हाट रेट परसेंट। अब आर पूछा है, आर को अगर मैं मान लेता हूं कि भाई वो एक्स है, आर मतलब यहां पर आई, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर तो दिया हुआ है परपेचुटी मतलब, रेट परसेंट मतलब आई, या स्मॉल आर से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आई का मतलब हो गया यहाँ पर आपको अगर मान लिया मैंने कि भाई x% है, x% पर एनम है, लेकिन पेमेंट तो हर 6 महीने बाद हो रही है, तो इसको जब आप फार्मूला में लोगे तो ये x/2% ले लेंगे, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। तो फार्मूले में आपको x/2% रखना है, तो अब इसकी आप वैल्यू पुट करोगे, जो फार्मूला है फर्स्ट टाइप की परपेचुटी है P = R/I, तो P की जगह 20,000 हो गया, R आपके पास 450 हो गया, और ये आ गया आपके पास x/2%, परसेंटेज हटाकर मैं ऐसे लिख लेता हूँ x/200, इसको इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 20,000 इंटू में x/200 = 450, ये कैंसिल करो, 100 पे कैंसिल, अब 100 से आप इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.5%। तो ये हमारा आंसर आएगा, ये 4.5% पर एनम आया है, हाफ ईयरली नहीं, पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 4.5% होगा, और आपको हमेशा जो इंटरेस्ट होगा ना वो पर एनम के हिसाब से ही आपको फाइनल आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मच मनी इज नीडेड, यानी कितना पैसे की हमें जरूरत है, ठीक है, नीडेड टू इंड्योर ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉस्टिंग ₹2,500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अगर पेमेंट की जो लेक्चर की जो कॉस्टिंग है वो 2,500 है एट द बिगिनिंग, आपको स्टार्टिंग में ही पेमेंट करनी है, लेक्चर लेने से पहले ही आपको पेमेंट करनी है। इफ मनी इज वर्थ 3% कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पर जो परपेचुटी है आपको वो दे रखी है 2,500 और आई आपको दे रखा है 3%। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि भाई आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और पेमेंट हो रही है इन द बिगिनिंग हो रही है, तो फार्मूला आ जाएगा R+R/I। तो R आपके पास इतना है, आई हो गया 3%, परसेंटेज का आप अपॉन में 100 कर लो या सीधा इसको ऊपर लिख दिया करो, तो ये बन जाएगा 2,500, इस 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी, 250000 डिवाइडेड बाय 3। अब 25 3 जा 75 हो गया, तो ये बना आपके पास 7,500 प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2,575 1 2 2 0 आएंगे डिवाइडेड बाय 3। 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24, 1 कैरी करोगे, 3 5 जा 15, फिर 2 कैरी करेंगे तो 3 8 जा 24, फिर 1 कैरी करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो ₹85,833.33 इतना पैसा आपको चाहिए अगर आप ये लेक्चर सीरीज लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल इनकम ऑफ ₹X, ये परपेचुअल इनकम है, मतलब ये परपेचुटी है, आर आपको एक्स यहां पर दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ इज ₹40,000। ये आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, स्टार्टिंग में बोला द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परपेचुअल इनकम इज दिस, यानी पी आपको दे रखा है 40,000, और जो मनी है वो 6% हो रही है, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रही है, तो हम इसका 6 का हाफ कर लेंगे, यानी 3% लेंगे। अब पेमेंट कब हो रही है, एट द एंड हो रही है, यानी टाइप 1 परपेचुटी है, तो ये फार्मूला बना, तो P आपके पास आ गया 40,000, R हो गया X, और I की जगह आ गया 3% यानी 3/100। इसको इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो X की वैल्यू आ जाएगी 40,000 इंटू में 3/100।
तो जो परपेचुअल इनकम है वो होगी आपके पास 1200 यानी 1200। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं सिंकिंग फंड को, उसके बाद फार्मूलाज पे चलेंगे, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो सिंकिंग फंड क्या होता है कि ऐसा फंड होता है जो कि हम फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज बनाते हैं। मान लो मुझे आज से 5 साल बाद ज़रूरत है कि मेरी डॉटर है उसकी हायर एजुकेशन के लिए मुझे कुछ पैसा इकट्ठा चाहिए। एजुकेशन आजकल बहुत महंगी हो चुकी है, तो अब हायर एजुकेशन में पैसा ज़्यादा लगेगा, तो इतना पैसा इकट्ठा है नहीं, तो हम क्या करते हैं आज से ही कुछ सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। अब उस सेविंग को हम किसी फंड में डालते हैं जहाँ से हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है और उस इंटरेस्ट के साथ इतना पैसा हमारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। इसी तरह की जो कंपनीज होती हैं वो भी अपनी जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, मान लो कोई कर्जा उन्होंने लिया है मार्केट से, उसको पे करना है, या फिर कोई नई मशीनरी लानी है, ठीक है, या पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने के फिर नई मशीनरी लानी है, तो जैसे भी हो, ठीक है, आप जो फ्यूचर की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए जब आप एक फ़ंड आज क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड के अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं। दोनों फार्मूला से पहले हम इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिलेबस के अंदर सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी दिया गया है, तो ये दोनों डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर। सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट दोनों ही हमारी सेविंग होती है, दोनों ही हमारा पैसा होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क दोनों के अंदर क्या है? सबसे पहला फ़र्क तो ये होता है कि जो सिंकिंग फंड होता है वो एक फिक्स्ड टर्म अकाउंट होता है। सिंकिंग फंड के अंदर फिक्स्ड होना चाहिए कि वही 5 साल के लिए आप बना रहे हो या 10 साल के लिए बना रहे हो या 25 साल के लिए बना रहे हो, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, आप उसको कभी भी बंद कर सकते हो। सिंकिंग फंड को हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाने जो कि खर्चा हमारा आने वाला है, ठीक है। अब उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही सिंकिंग फंड यूज़ किया जाता है। ये नहीं है कि मैंने एजुकेशन के लिए बनाया सिंकिंग फंड और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ घर के रेनोवेशन के लिए, हालांकि पैसा तो मेरा है, लेकिन फिर वो सिंकिंग फंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें कोई पर्पस नहीं होता, उसमें आप जैसे मर्जी अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंकिंग फंड के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर आपको डालना ज़रूरी होता है। अगर मान लो किस्त उसकी 10,000 है तो वो 10,000 मुझे हर बार उसमें डालना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उसमें आप जितना मर्जी पैसा, आप जितना आपके पास बचा है उतना आप डालो, चाहे 10,000 डालो, चाहे 5,000 डालो, चाहे 20,000 डालो। सिंकिंग फंड को आप किसी उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हो जो जिसके लिए आपने बनाया है, लेकिन सेविंग अकाउंट को आप कभी भी इमरजेंसी में अपने खर्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी जो भी आपके खर्चे आने वाले हैं उसके लिए उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी हम आते हैं फार्मूलाज पर। तो फार्मूले जो होते हैं इसके सिंकिंग फंड का, उसमें जो टोटल अमाउंट है, जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं उसको डिनोट करते हैं ए से, और जो रेगुलर पेमेंट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर आर से। आई का मतलब इंटरेस्ट हो गया, एन का मतलब कितने टाइम के लिए हमने फंड बनाया है। तो फार्मूला हो गया ए इक्वल्स टू आर 1 + i रेज़ टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाय n। अब यही फार्मूला अगर आप एनएनटी टेबल का यूज़ करते हो तो ये फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है ए इक्वल्स टू आर एस एन बाय आई। अब आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए? याद आपको दोनों ही कर लेनी चाहिए। यूज़ आपको वो करना चाहिए जैसा कि क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको अगर वैल्यूज़ इसकी मिलती है एस एन बाय आई की, तो ये वाला फार्मूला लगाओ। अगर आपको वैल्यू 1 + i की पावर n की वैल्यू मिलती है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप पहले वाला फार्मूला लगाओ। अब इसके अलावा इसमें एक फार्मूला और है। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर पेमेंट हम बिगिनिंग में कर दें, पेमेंट अगर हम बिगिनिंग में करेंगे, पेमेंट एट द एंड, जैसे परपेचुइटी में 2 टाइप थी तो इसमें भी 2 टाइप हो गई। अब जैसे मान लो आपने कोई, आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए आज कोई सेविंग करनी है, मान लो मैंने कोई LIC पॉलिसी खरीदनी है, ठीक है। मुझे पॉलिसी खरीदनी है कि भाई आज से 5 साल बाद मेरे को इतना पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए मेरे को एक प्लान ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसमें पैसा डाल के यहाँ पर पैसा अपना सेव करता हूँ। अब पॉलिसी तो तभी स्टार्ट होगी ना जब मैं पेमेंट करूँगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं पॉलिसी आज मैंने स्टार्ट कर दी, पेमेंट में 1 साल बाद करूँगा। तो पॉलिसी स्टार्ट मुझे करनी है तो मुझे पेमेंट भी आज ही करनी पड़ेगी, यानी पेमेंट स्टार्टिंग में ही करी जाती है। उस फंड का जो फार्मूला है उसमें बस थोड़ा सा चेंज आएगा। जो आपको ये वाला फार्मूला है इसके अंदर आपको 1 + i को मल्टीप्लाई कर देना है, और कोई चेंज नहीं है बस, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर टेबल का यूज़ करना है तो यहाँ पर SN/i - 1 हो जाएगा। तो बस ये फार्मूले के अंदर चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही आपको यूज़ करना है। अब देखिए क्वेश्चन में, अगर हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक कंपनी है, उसने सिंकिंग फंड स्टैब्लिश किया टू प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख डेप्ट मैच्योरिंग इन 4 ईयर। यानी उसको कितना पैसा इकट्ठा करना है? उसको पैसा इकट्ठा करना है 1 लाख। कितने साल के लिए फंड बनाना है? 4 साल के लिए फंड बनाना है। फाइंड द अमाउंट, और पेमेंट कब हो रही है? एट द एंड पेमेंट हो रही है, यानी पहले वाला सिंकिंग फंड है ये,
फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम। इंटरेस्ट आपको दे दिया 18% पर एनम, यानी आप इसको 0.18 भी लिख सकते हो, परसेंटेज हटा दिया तो हमने। अब आपको जो वैल्यू इसकी दे रखी है, यानी जो पहले वाला फार्मूला है वो आपको यूज़ करना है। अब जो पहला फार्मूला हमारे पास क्या था, a इक्वल्स टू में r 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i। तो a आपके पास है 1 लाख, r आपको फाइंड करना है 1 प्लस 0.18 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.18। इस 0.18 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर 18,000। ये बनेगा 1.18 की पावर 4, और 1.18 की पावर 4 की वैल्यू आपके पास है 1.9388। इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.9388। 9388 को आप यहाँ पर लाओ, डिवाइड करो 18,000 डिवाइडेड बाय 0.9388। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी बन रही है 19,173.25, यानी 19173.25, ये आपके पास ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि आपके पास इन 10 ईयर्स ए मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 विल हैव ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ ₹4,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 40,000 है और उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो दे रखी है आपको 4,000। ए न्यू मशीन एट दैट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर ₹52,000। अब एक नई मशीन अगर आप उसकी जगह लेते हो कुछ टाइम के बाद तो उसकी वैल्यू है 42,000। In order to provide fund for the difference between the replacement cost and the salvage cost, a sinking fund is set up into which equal payment are placed at the end of each year। अब ये जो पेमेंट आ रही है ना, इस पेमेंट का जो डिफरेंस है उसके लिए हम एक सिंकिंग फंड बनाते हैं। इफ द फंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच शुड ईच पेमेंट बी। तो अब आपके पास देखो एक कितना बनेगा, आपको फंड कितना इकट्ठा करना है। आपके पास 40,000 की जो मशीन थी उसकी सैल्वेज वैल्यू आपको मिलती है 4,000, यानी जब आप उसे रिप्लेस करोगे तो आपको एक्सचेंज के तौर पर आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। तो अब जो आप मशीन खरीदने जाओगे तो मशीन तो आपको इतने की मिल रही है, तो इतने की तो मिल नहीं रही, तो आपको जो अमाउंट है वो इकट्ठा करना है 52,000 का, लेकिन उसमें से 4,000 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि जब आप पुरानी मशीन को सेल करेंगे तो वहाँ से आपको 4,000 तो मिल गए, यानी आपके अकाउंट में एक तरह से 4,000 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आपको जो फंड बनाना है वो 48,000 के लिए बनाना है, और इंटरेस्ट रेट है हमारे पास इसमें 7% का, यानी 0.07, और जो टाइम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम, दी 10 साल। तो सेम फार्मूला अप्लाई कर दो जो भी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करा है। ए की जगह रखो 48,000 इक्वल्स टू R 1 प्लस आई, यानी 0.07 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 जा 56 और 7 4 जा 28 प्लस 5 33, एक जीरो आएगी। यहाँ 1.07 की पावर 10 की वैल्यू है 1.96715 माइनस 1, तो 3360 इज इक्वल्स टू R। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.96715। तो R की वैल्यू निकालने के लिए आपको 3360 को डिवाइड करना है 0.9675। इसका आपको डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा लो, और जितना इसको काट के छोटा कर सकते हो उतना इसको छोटा करो। छोटा करने के बाद फिर आपको इसके बाद इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर हमारे पास कितना बनता है, 3360 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.9675 से तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 3474.12। 3474.12, ये आपके पास इतना पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा अगर आप उस मशीन को रखना चाहते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि मिस्टर एक्स प्लान टू सेव अमाउंट फॉर द हायर स्टडी ऑफ हिज सन। अब मिस्टर एक्स चाहते हैं कि इनका बेटा जो है हायर स्टडीज़ करे, तो उसके लिए वो कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। अब पैसा होने चाहिए 10 साल बाद,
एन यहाँ पर 10 हो गया। ही एक्सपेक्ट द कॉस्ट ऑफ दिस स्टडी टू बी ₹1,00,000। अब उनको लग रहा है कि भाई ये जो स्टडी है इसको करने के लिए 1,00,000 रुपए की लगभग जरूरत पड़ेगी। हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, यहाँ पर बिगिनिंग में इकट्ठा कर रहे हैं। टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, और 10 साल के बाद पैसा आपको इकट्ठा चाहिए। इंटरेस्ट रेट आपको 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो फार्मूला हम लगाएंगे जिसमें बिगिनिंग वाला था। बिगिनिंग वाले में क्या करते हैं हम, जो अमाउंट होता है R1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय i, इनटू में 1 + i और करते हैं बस। अब यहाँ पर R आपको R तो निकालना है आपको, अमाउंट हो गया आपके पास 1,00,000, R आपको निकालना है। अब 1 + i की वैल्यू आ गई 12%, तो मतलब 0.12 लिख लेते हैं, इसकी पावर 10 - 1 डिवाइडेड बाय 0.12, 1 + 0.12। इस 0.12 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12, उसके बाद आ जाएगी 3 0। अब ये बना आपके पास 1.12 की पावर 10 - 1 × 1.12। अब आप ये देखो कि जो वैल्यूज आपको दी गई है ना वो किसकी दी गई है। अगर आपको 1.12 की पावर 10 की वैल्यू दी है तो उसको यहीं पर ही पुट करके फिर सिंप्लीफाई कर दो। अगर आपको वैल्यू 1.12 की पावर 11 की दी गई है तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1.12 की पावर 11 माइनस फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.12। अब क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 3.4786, उसमें से 1.12 माइनस करो, तो माइनस करेंगे आएगा 6 8 7 - 2 5 4 - 1 3 3 - 1 2। और R की वैल्यू निकालनी है तो आपको 12,000 को डिवाइड करना है 2.3586 से। इससे जब आप डिवाइड करोगे तब आपके पास इसका आंसर आएगा, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम निकाल लेते हैं एक बार। 12,000 डिवाइडेड बाय 2.3586 तो 5087.7 5087.7, ठीक है। ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। इतना पैसा आपको इकट्ठा करना है, मिस्टर एक्स को इकट्ठा करना है अगर उन्हें बेटे की हायर स्टडीज़ के लिए 1,00,000 रुपये इकट्ठा करना है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड हमारे सिलेबस में इस साल है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हटाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी EMI। अब EMI के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे कि EMI आजकल बहुत सारी चीज़ें EMI पे मिल जाती हैं, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ आजकल EMI पर अवेलेबल है, ठीक है। EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर मंथ आप इक्वल अमाउंट पे करते हो अपने लोन को पूरा करने के लिए। अब वो लोन जब आप लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट लगाया गया है। तो दो तरीके के यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फ्लैट रेट इंटरेस्ट या फ्लैट रेट मेथड, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो फ्लैट रेट मेथड कैलकुलेशन में तो आसान पड़ता है, लेकिन अगर हम पैसे की बात करें तो फ्लैट रेट मेथड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि फ्लैट रेट मेथड के अंदर एक जो प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में होता है उसी के ऊपर ही पूरा इंटरेस्ट काउंट होता है। लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में आपके पास लगता है प्रिंसिपल, फिर अगले महीने जो आप किस्त दे देते हो, इंस्टॉलमेंट दे देते हो, तो वो अमाउंट आपका वहाँ से कुछ कम हो जाता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट आपका थोड़ा कम हो गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, और जो फ्लैट रेट मेथड है उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, ये आपको हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देते हैं। फ्लैट रेट मेथड हम नॉर्मली अपने आसपास के एरिया में, यानी जो इंडिविजुअल हम डील करते हैं, फ्लैट रेट मेथड हम ज़्यादातर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब फ्लैट रेट मेथड के अंदर क्या फार्मूला होता है EMI निकालने का, उसके लिए पहले आपको इंटरेस्ट निकालना है जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके हिसाब से। तो उसमें इंटरेस्ट आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आगे निकाल सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, इससे आप इंटरेस्ट निकाल लो। और इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको प्रिंसिपल में ऐड करोगे इंटरेस्ट को, और कितने आपको EMI बनवानी है, 10 EMI बनवानी है, 50 EMI बनवानी है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास EMI की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, यानी EMI में प्रिंसिपल प्लस में ये P इंटू N इंटू आई, मतलब यही है, ये इंटरेस्ट हमने ऐड किया डिवाइडेड बाय N। अब इसका जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि भाई मिस्टर एक्स ने यहाँ पर लोन लिया। अभी मिस्टर एक्स सिंकिंग फंड बना रहे थे, अब मिस्टर एक्स लोन ले रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो मिस्टर एक्स ने लोन लिया 2 लाख रुपए का 10% के हिसाब से, 5 साल के लिए उन्होंने लोन लिया। तो EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम क्या होगी? तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो कि इंटरेस्ट इनका कितना बना। तो इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल 2 लाख इंटू में रेट 10% और टाइम हो गया 5, परसेंटेज का 100 इधर आ गया, 1 0 ये 1 0 ये, तो 5 दूनी 10, उसके बाद 1 2 3 4, यानी 1 लाख रुपए बन गया इंटरेस्ट। अब जब आप इसकी EMI बनाओगे तो EMI का फार्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय N। प्रिंसिपल 2 लाख रुपए है, इंटरेस्ट 1 लाख है, और EMI कितनी है? 5 साल है। अब 5 साल का मतलब अगर आप यहां पर 5 लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब EMI क्या होती है? मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, तो आपको साल में इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, आपको मंथ में इंस्टॉलमेंट देनी है। तो 5 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 60, तो डिवाइडेड बाय 60 करना है। तो अब यहाँ से 2 लाख और 1 लाख इनको ऐड करोगे तो 3 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 60। एक ये कैंसिल करा, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 50,000 रुपये की आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ताकि आप अपना जो EMI है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर सको। 50,000 नहीं, सॉरी 5,000, 1 0 एक्स्ट्रा नहीं करनी भाई, 5,000 रुपये की EMI देनी है, जिससे आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो आपका जो लोन है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उससे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना है। अब इसके अंदर EMI की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 3 फार्मूले लिखे हुए हैं। अब ये 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, आप एग्ज़ाम में कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तीनों फार्मूले आपको याद कर लेने, ये मत सोचना कि एक फार्मूला याद कर लें उसी से हमारा काम चल जाए। तो आपको तीनों फार्मूले याद कर लेना। पहला वाला फार्मूले में क्या है? यहाँ पर P इंटू में I इंटू में 1 प्लस I की पावर N है। ठीक है, नीचे 1 प्लस I की पावर N है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 प्लस I की पावर पॉजिटिव में N जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 1 प्लस I की पावर समथिंग, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। लेकिन अगर आपको दिया है 1 प्लस I की पावर माइनस N, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। और अगर आपको टेबल वाला दे रखा है, एन्युटी टेबल वाला P अपॉन में AN/I, तो उसमें आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दे रखी होंगी उस हिसाब से आप अपने EMI के फार्मूले को चूज़ करना कि ये आपका फार्मूला बनेगा। एमोटाइजेशन में आपको सिर्फ इतना कर लेना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया है। बाकी ये सब जो बीच का है ना, ये पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड, इंटरेस्ट इन द kth पीरियड, ये सब नहीं आएगा। टोटल इंटरेस्ट आपको ज़रूर निकालना आना चाहिए कि टोटल इंटरेस्ट कैसे आप निकालोगे। जितनी भी आपकी EMI है, N इंटू में EMI, जितनी भी आपकी EMI है उसको नंबर ऑफ़ EMI से मल्टीप्लाई करो और उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया था उसको माइनस कर दोगे तो आपकी EMI निकल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आपको डील करने हैं। यहाँ पर कहता है कि मिस्टर शर्मा ने 10 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से और डिसाइडेड टू रीपे द लोन बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 10 ईयर्स। टाइम 10 साल का दिया हुआ है। इफ़ बैंक चार्जेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कैलकुलेट द EMI गिवन दिस। ये EMI की वैल्यू आपको यहाँ पर ये दे रखी है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला आपको इसमें लगाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो कि आपको 1.0075 की पावर 120 इसकी वैल्यू दी गई है, यानी पावर यहाँ पर प्लस में है। तो फार्मूला कौन सा लगा? फार्मूला लगा हमारा ये वाला, क्योंकि इसमें पावर प्लस में है। P इंटू I इंटू 1 प्लस I की पावर N, 1 प्लस I की पावर N माइनस 1। तो EMI का फार्मूला क्या बना? P इंटू I इंटू 1 प्लस I की पावर N डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर N माइनस 1। अब प्रिंसिपल यानी कितना आपने लोन लिया था? 10 लाख का लोन लिया था, इंटू में I कितना है? 9%। 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है, इसलिए I जो आप लेंगे ये आएगा 9/12। अब 9/12 को डिवाइड करके कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 0.0075। ठीक है, 9/12% है तो ये आ जाएगा 0.0075।
तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो वैल्यूज़ दे रखी होंगी उससे पता आपको चल जाएगा। यहाँ जाएगा 1 प्लस 0.0075 की पावर 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0075 की पावर 120 माइनस 1। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4 जीरो छोड़ दो यानी 2 जीरो आ गई। ये आपके पास ऐड होने के बाद यही बनेगा। इसकी वैल्यू है 2.4514 डिवाइडेड बाय 2.4514 माइनस 1। 7500 2.4514 डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस करोगे तो 1.4514। अब देखो पॉइंट तो आपका कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो वो तो कैंसिल हो गया। अब बचा जो आपके पास, उसको आपको काट पीट के जितना काट के छोटा कर सकते हो छोटा करना। उसके बाद फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, पर आपको पहले काट के जितना छोटा हो जाए छोटा करना है। 24514 डिवाइडेड बाय 14514, तो ये बन रहा 12667.42 12667.42। इतनी आपकी EMI है बनेगी। ठीक है, अप्रोक्स वर्ड एक ज़रूर लगा देना लास्ट में, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, राउंड ऑफ वैल्यू होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कहता है कि सुरजीत ने एक नया घर लिया, कॉस्टिंग है उसकी 40 लाख, एंड मेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट सो दैट ही कैन पे द बैलेंस बाय टेकिंग ए होम लोन फ्रॉम XYZ बैंक। अब उसने क्या करा कि कुछ डाउन पेमेंट दे दी। कुछ डाउन पेमेंट देने के बाद उसने बाकी का जो अमाउंट था वो उसने लोन करवा लिया। इफ़ इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज 30,000, अगर उसकी मंथली जो EMI बन रही है वो 30,000 है, यानी इस बार EMI आपको दी गई है एट 9% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली एंड पेबल फॉर 25 ईयर्स, देन व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट मेड बाय हिम। तो उसने स्टार्टिंग में कितनी डाउन पेमेंट दी। देखिए टोटल जो आपके पास था 40 लाख का मकान था। हमने मान लिया कि जो डाउन पेमेंट है वो उसने दे दी ₹X। तो जो लोन अमाउंट है, ठीक है, लोन अमाउंट आपका कितना हो गया, लोन अमाउंट यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम बोलेंगे, ये हो गया भाई 40 लाख टोटल कॉस्ट थी मकान की, उसमें से उसने X रुपये डाउन पेमेंट दे दिए, तो जो बाकी बचा वो लोन अमाउंट हो गया। अब जो फार्मूला है आप कौन सा लगाओगे, यहाँ पर पावर दे रखी है आपको माइनस में, ठीक है, यहाँ पर देखो पावर दे रखी है आपको -300, तो पावर अगर माइनस में दी होगी तो फार्मूला लगाओगे आप ये वाला P इंटू आई 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, EMI का फार्मूला P इंटू आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n। ठीक है, यही वाला फार्मूला था ना। फार्मूले ढंग से याद कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फार्मूला हमारा ये वाला हो गया। अब उसके बाद आप इसमें अप्लाई करो, वैल्यूज़ पुट करो। EMI आपको दे रखी है भाई, कितनी EMI बनी है उसकी 30,000 की, तो EMI की जगह आप पुट करो 30,000। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपके पास 40 लाख माइनस X इंटू में आई कितना बनेगा, आई दे रखा है उसने 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो वही 9/12। अब 9/12% को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0075। तो ये यहाँ पर पुट करते हैं 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 की पावर -300। 300 क्यों करनी है, क्योंकि जो टाइम है, टाइम कितना है हमारे पास 25 साल, 25 साल को 12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आपके निकल जाए। अब यहाँ पर हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। 30,000 आ गया, 40 लाख माइनस X, ये वाली वैल्यू इधर ले आओ डिवाइड में 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको ऐड करके हमारे पास ये बनेगा, इसकी वैल्यू है 0.1062।
1 2 3 4 5 6, 1 में से इसको माइनस करोगे 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3, फिर यहाँ पर 9, 9 माइनस 1 8। देखिए डेसिमल डेसिमल दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद है। इसको आप इधर लाओ तो हमारे पास बनेगा क्या, 30,000 इंटू में 8938 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल्स टू 40 लाख माइनस एक्स। अब यहाँ से इसको काटो जितना काट सकते हो, 3 से कट जाएगा एक तो ये 25 से 75। अब 25 से तो ये कटेगा नहीं, तो उसको डेसिमल में निकाल लेते हैं कि कितना बनेगा आपके पास। तो 8938 उसके बाद लगी 4 0, 25 से पर हम इसको तो काट ही सकते हैं, ये तो कट ही जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 4 9 36 और 1 37, 4 8 32 और 3 35, और यहाँ पर आ गया आपके पास 40 लाख माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को आप इधर लाओ और इसमें से 35,75,200 माइनस कर दो। 0 0, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, यानी 4,24,800 इतना आपको डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कपल विशेस टू परचेज ए हाउस ऑफ रुपीज़ 10 लाख। एक कपल को हाउस खरीदना है, 10 लाख का हाउस है, विद ए डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट दे दी। अब 10 लाख का हाउस है, 2 लाख डाउन पेमेंट दे दी, तो जो आपके पास लोन अमाउंट है यानी जो पी है वो कितना बनेगा, 10 लाख में से 2 लाख आप माइनस कर दो तो आपके पास 8 लाख का लोन अमाउंट बचा, यानी इतना उनको लोन लेना है। इफ़ दे कैन एमोटाइज द बैलेंस एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर 5 ईयर्स। यहाँ भी रेट आपको वही दे रखा है, ठीक है। आई आपको 9%, लेकिन पर मंथ करेंगे तो 0.0075। टाइम आपको 25 साल का दे रखा है, यानी एन भी आपके पास 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो गया। तो कह रहा व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट और निकालना है आपको। ईएमआई पहले तो ईएमआई निकालो, ईएमआई निकालने के बाद फिर टोटल इंटरेस्ट निकालो, 2 काम करने हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये इस तरीके से दे रखी है। तो इस तरीके से दे रखी है, तो इसमें जो फार्मूला आप लगाओगे, कौन सा लगाओगे, इसमें जो तीसरा फार्मूला बताया था मैंने आपको, ये वाला P/A/N/I। तो यहाँ पे तीनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किस फार्मूले में कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगाना है। तो EMI की जो वैल्यू है P/A/N/I, तो P आपके पास हो गया 8 लाख। 8 लाख को डिवाइड करो, ये जो वैल्यू दे रखी यही वैल्यू आएगी ना। टाइम देखो 300 है, ये है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो सीधा। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 6713.57। तो ये आपकी EMI बन गई। अब EMI निकालने के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ये टोटल इंटरेस्ट जो पीछे हमने क्वेश्चन करे उसमें भी पूछा जा सकता है। N इंटू में EMI माइनस लोन अमाउंट। EMI हमारी थी कितनी, 300 EMI थी, वैल्यू कितनी थी 6713.57। इसमें से जो लोन अमाउंट है 8 लाख, इसको कर देते हैं माइनस। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनती है आपके पास 12,14,071। तो ये आ गया आपके पास 12,14,071 रुपीज़। इतना टोटल इंटरेस्ट उनका बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें जो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ पर हमने जितना पैसा लगाया है उस पैसे पर हमें फ़ायदा कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या बना, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। या आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपकी करंट वैल्यू है अभी इन्वेस्टमेंट की, जो पैसा आपने लगाया था वो अभी जाके इतना हो गया तो वो करंट वैल्यू होगी। करंट वैल्यू में से जो आपने पैसा लगाया था वो माइनस कर दो तो वो नेट प्रॉफिट ही बनेगा।
और डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। अगर आपने कोई शेयर परचेज किया है और उस शेयर को फिर आपने साल के एंड में सेल कर दिया, तो अब यहाँ पर दो तरीके का प्रॉफिट आपको होने वाला है। जब आपने शेयर मान लो परचेज़ किया था, वो मान लो 80 रुपये का आपने एक शेयर खरीदा, और जब आपने शेयर को बेचा तो वो 120 रुपये का शेयर था, तो 40 रुपये का फ़ायदा तो आपको यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जो कंपनी का जो शेयर आपने खरीदा, तो कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया होगा साल भर, तो वो डिविडेंड कितना था वो भी आपका प्रॉफिट हो गया। तो जब भी आप शेयर की सेल परचेज करते हो तो उसमें आपका जो डिविडेंड होगा प्लस ये वही हो गया P1 माइनस P0, मतलब पहले आपकी जो करंट वैल्यू कितनी है उसमें से जो पहले वैल्यू कितनी थी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। बस इसके अंदर आपको जो डिविडेंड है ना वो और ऐड कर देना है, ताकि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाए कि इतना हमारा टोटल मिलाकर इतना प्रॉफिट बना, और डिवाइडेड में हमेशा जितना पैसा आपने स्टार्टिंग में लगाया था वो पैसा रखो इनटू में 100। तो ये बना हमारा रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न के अलावा इसमें एक कंसेप्ट हो रहा था हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? जब हम रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, मान लो हमें एक आ जाता है कि भाई रेट ऑफ रिटर्न आपका इस शेयर के ऊपर 10% है, और जो रिटर्न होगा वो हाफ ईयरली कंपाउंड होगा। अब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो इसका मतलब हो गया, अगर हम टोटल साल भर का देखें, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पूरे साल का आपको देखना है कि आपकी कितनी बार भी कैलकुलेट हो रहा हो, लेकिन आपको जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरे साल का देखना है। अगर 10% के हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर और उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे, तो आपका जो टोटल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 10% से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। अगर क्वार्टरली करोगे तो और ज़्यादा आएगा, मंथली करोगे तो और ज़्यादा आएगा, कंटिन्यूसली करोगे तो और ज़्यादा आएगा। यानी जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उतना ज़्यादा होता जाता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है E = 1 + R/100p raised to power p - 1। पी का मतलब है यहाँ पर कंपाउंडिंग, कि आप हाफ ईयरली कर रहे हो तो पी की वैल्यू हो गई 2, अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो पी की वैल्यू हो गई 4, अगर आप मंथली कर रहे हो तो पी की वैल्यू होगी 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट को आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है कैलकुलेट, वो आपको यहीं पर ही पुट करना है। दूसरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है E⁻⁻⁻1। दोनों के आंसर में आपको लास्ट में जाके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपका जो आंसर है इन टर्म ऑफ परसेंटेज आ जाए। यहाँ फार्मूले में 100 नहीं लिखा हुआ है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, या फिर सीधा जाके एंड में जो भी आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करो और आंसर को अपने इन टर्म ऑफ परसेंटेज लिख दो। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक पर्सन हैज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख इन एन इन्वेस्टमेंट प्लान, आफ्टर 2 ईयर इट हैज ग्रोन टू ₹6 लाख। कल यहाँ पर 50,000 है, 50,000 रुपये अभी लगाए, 2 साल के बाद वो पैसा जो है वो 60,000 रुपये हो गया। तो सीधा सीधा अब नेट प्रॉफिट देखो कितना हुआ। नेट प्रॉफिट हुआ हमारा 60,000 में से 50,000 माइनस कर दो, यानी 10,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। अब 10,000 का प्रॉफिट हुआ नेट, तो इस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? तो जो प्रॉफिट है वो आपको ऊपर रखना है, नीचे आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था वो रखना है, और इनटू में 100 करना है। तो यहाँ से ये कटेगा पूरा 5 पे, और 5 से ये कटेगा, यानी आपको 20% का रिटर्न इस पर मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर एक्स टुक ए लोन ऑफ ₹2,000 फॉर 6 मंथ्स। मिस्टर एक्स ने 2,000 रुपये 6 महीने के लिए लिए। लेंडर डिडक्ट ₹200 एज इंटरेस्ट वाइल लैंडिंग। अब लेंडर था बड़ा चालाक, उसने क्या करा कि 2,000 रुपये लेने के लिए गए मिस्टर एक्स, उसने क्या करा 200 रुपये इंटरेस्ट के पहले काट लिया, उनके हाथ में थमा दिए 1,800 रुपये। अब जो पैसे आपके हाथ में आया वो तो 1,800 रुपये ही है ना, तो यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर वो बनेगा आपका 1,800, और जो इंटरेस्ट आ गया वो 200 रुपये का इंटरेस्ट हुआ। तो इंटरेस्ट रेट कितना बना? इंटरेस्ट रेट बना 200 रुपये का इंटरेस्ट लग गया उनका किस पर? 1,800 पर लग गया। 2,000 पे नहीं लेंगे अभी, क्योंकि आपके हाथ में 1,800 रुपये आया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने 200 रुपये दे दिया है। ठीक है, अब इसको अगर आप इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इनटू में 100 कर दो, ये कैंसिल होगा, तो ये आ गया आपके पास 100/9%। अब ये किसके लिए? ये 6 महीने के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट जो है ना ये 6 महीने के लिए था, तो फॉर 6 मंथ्स। अगर आपको यहाँ पर एनुअली बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा? इसको डबल कर दो, तो 2/9 यानी 200/9%, ये हो गया पर एनम। अब ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द लेंडर। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला था हमारे पास
ई इक्वल्स टू 1 प्लस में आर रेज टू पावर आर अपॉन 100 पी रेज टू पावर पी माइनस 1। अब यहाँ पर आप पुट करोगे आर मतलब इंटरेस्ट, तो ये आई लिखो आप या आर लिख लो, इसको एक ही बात है। तो ये 200 अपॉन 9 हो गया आपका। परसेंटेज हटाओगे तो ये 100 आ गया नीचे। और पी क्या यहाँ पर, कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, हर 6 महीने। हर 6 महीने का मतलब है 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है। इन 2 में 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ये जो 100 है इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो गया, ये रहेगा 1 अपॉन 9। तो 1 प्लस 1 अपॉन 9 की पावर 2। तो 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 अपॉन 9। तो 10 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 100 और 9 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 81 माइनस 1। तो 100 में से 81 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपके पास, 19 अपॉन 81। अब 19 को अगर आप 81 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना बनेगा, ये आएगा 0.23456। 0.23456। और अगर इसको आप इन टर्म ऑफ परसेंटेज दिखाना चाहते हो तो आ जाएगा 23.45। राउंड ऑफ करके बस यहीं पर आप छोड़ देंगे 2 डिजिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में अभी तक मिस्टर एक्स ही लेन देन कर रहे थे, अब आगे हमारे पास मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई के पास क्या है, 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आए हैं। वो एक में 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, दूसरे में 9.5% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल एंड वाई, तो कौन से ऑप्शन में उन्हें पैसा डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। तो क्यों का रीज़न तो सीधा ये होगा कि भाई जहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहीं पर पैसा डालेंगे। अब ये हम निकालते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली कंडीशन में क्या होगा। जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 पी रेज टू पावर पी माइनस 1, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% अपॉन में 100 हो गया। और पी क्या है, पी मतलब कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, सेमी एनुअली मतलब 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो रेज टू पावर 2 माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा यहाँ से आपके पास 0.05। तो ये बनागा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है आपको वैल्यू ना दी गई हो, क्योंकि स्क्वायर करना या क्यूब करने तक माना जाएगा कि आप इसको एलिजिबल हो करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1.05 का स्क्वायर कर लो। अब 1.05 का स्क्वायर होता है 10 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ 110.25, पॉइंट आएगा यहाँ पर, पॉइंट बनेगा यहाँ पर। इसमें से आप माइनस करोगे तो आएगा 0.1025 और इन टर्म ऑफ परसेंटेज बन गया 10.25%। तो ये तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बना पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले ऑप्शन में उसने कह रहा है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है। तो जब कंपाउंडेड कंटिन्यूसली होता है तो जो फार्मूला हम लगाते हैं ई की पावर आर माइनस 1। तो ई की पावर 9.5%, यानी 9.5% का आप लिख सकते हो ई की पावर 0.095। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.0996। 1 में से माइनस करोगे तो 0.996 और इन टर्म ऑफ परसेंटेज करेंगे तो 9.96% आएगा। अब दोनों में से हमारे पास इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, तो हम पैसा भी इसी में लगाएंगे ताकि हमारी ज़्यादा कमाई हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्वार्टरली कंटिन्यूसली। अब बस आपके पास क्या करना है, आपको आर तो ये दे ही रखा है इसने 6%, वो तो सभी में रहेगा। अब यहाँ पर जो पी की वैल्यू है सेमी एनुअली है, तो पी की वैल्यू आपको 2 करनी है, यहाँ पर पी की वैल्यू आपको 4 करनी है, और यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूसली वाला फार्मूला लगाना है। तो जो पहली वाली कंडीशन है उसके अंदर जब फार्मूला लगाओगे तो 1 प्लस में आर अपॉन 100 इंटू में 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.03।
तो ये बना 1.03 की पावर 2 माइनस 1। अब 1.03 का आप स्क्वायर कर लो, तो आ गया 10609। डेसिमल आ जाएगा आपका 1 के बाद, माइनस करेंगे 0.0609, यानी आ गया 6.09 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके सेकंड पार्ट के अंदर क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का मतलब हो गया कि आपके पास पी की वैल्यू 4 है, तो आ जाएगा 1 प्लस 6/100, यहाँ पर आएगा 4 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लो, 2 से इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 3/200। तो 200 प्लस 3, तो 200 3/200, इसकी पावर 4 माइनस 1। इसको डिवाइड करके उसकी पावर आपको 4 करनी है। अगर वैल्यू दे रखी होगी तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो इसको आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बन रहा है हमारे पास 1.0613। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.0613, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 6.13। देखो यहाँ पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली था तो ये आया 6.09, यहाँ क्वार्टरली हो गया तो ये आ रहा है। अब जब कंटिन्यूसली करेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। अब कंटिन्यूसली के लिए फार्मूला लगाओगे आप सीधा, e की पावर 6% माइनस 1, यानी 0.06 माइनस 1, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.0618, तो 0.0618 यानी 6.18% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके पास इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है हमारे पास कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी CAGR। अब जो CAGR है इसके फार्मूले के लिए आपको करना क्या होता है, अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो आप 1 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हो। अब CAGR में क्या करते हैं, मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट आज करी है और आज से 10 साल बाद आप उसकी मैच्योरिटी वैल्यू ले रहे हो, तो इन 10 सालों के दौरान फ्लक्चुएशन रही होगी अमाउंट में। ऐसा तो नहीं है कि हर साल आपका पैसा बढ़ता ही गया होगा, बढ़ता ही गया होगा, कभी घटा भी होगा। तो टोटल मिलाकर आज के टाइम में जितना पैसा लगाया और लास्ट में आपको जाके जितना पैसा मिला, उसका आप जब वो निकालते हो इंटरेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं CAGR। तो CAGR क्या करता है, जो बीच की जो फ्लक्चुएशन होती है पैसे की, वो सब खत्म ओवरकम कर देता है। तो हमारे पास जो फार्मूला इसका बनेगा, उसमें आपको सिर्फ फ्यूचर वैल्यू चाहिए डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/n माइनस 1। फिर वही परसेंटेज में निकालने के लिए लास्ट में इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा इसका CAGR का फार्मूला। तो इसका जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि एज्यूम एन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वैल्यू इज 10,000 एंड इट ग्रोज टू ₹60,000 इन 4 ईयर, यानी तो 10,000 रुपये लगाया गया, वो 60,000 रुपये हो गया 4 साल के अंदर। तो उसका CAGR बताओ, और वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो जो CAGR का फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर लगाएं फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/n माइनस 1, तो फ्यूचर वैल्यू 60,000 है और प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, और इसको ग्रो होने में 4 साल का टाइम लगा। तो यहाँ से देखो ये 6 ही बचेगा, तो 6 की पावर 1/4 की वैल्यू ये है, तो 1.56508 माइनस 1, तो ये बनेगा 0.56508, और इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 56.508, या आप इसको 51 भी लिख सकते हो ऐसे, 56.51%। ये बनेगा आपका इसका आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सपोज ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹15,000 इन ए म्यूचुअल फंड एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वाज 25,000। ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, ये प्रेजेंट वैल्यू होगी। CAGR इसमें दिया हुआ है 8.88%। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही हैज़ इन्वेस्टेड द अमाउंट, तो कितने साल के लिए उसने पैसा इन्वेस्ट किया, यानी आपको n फाइंड करना है। तो अब CAGR आपको दिया हुआ है इसने 8.88%, फ्यूचर वैल्यू 25,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 15,000 है, रेज़ टू पावर 1/n ये आपको निकालना है माइनस 1, या परसेंटेज हटाओगे तो ये बनेगा 0.0888। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, 5 × 15
25, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.666। इस -1 को आप इधर लाओगे तो ऐड हो जाएगा 1.0888 हो गया, इधर से ही आ गया। अब मैं n की वैल्यू निकालनी है तो इसमें आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नीचे नहीं आएगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लॉग हमने दोनों साइड लिया, हमने लिया लॉग 1.0888, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो पावर आगे आ जाती है 1/n log 1.666। इसको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना है ये देख लेना कि आपको वैल्यूज़ कैसे दी हैं। अगर वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ दी हैं तो मत करो, और वैल्यू राउंड ऑफ करके दी हैं तो राउंड ऑफ कर देना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.0369 1/n, और इसकी वैल्यू है 0.2216। इस n को इधर लाओगे, डेसिमल के बाद दोनों में 4 डिजिट है तो डेसिमल तो कट हो जाएगा। तो 2216 को आप 369 से डिवाइड करोगे तो ये यार आपके पास 6.005, यानी ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ही आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कुछ समय तक तो धीरे धीरे उसकी वैल्यूज़ कम होती जाती है। उसकी वैल्यू कम होगी तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो कबाड़ में जाए, बिल्कुल कुछ भी ना मिले, और हो सकता है कि वो कुछ वैल्यू आपको दे के जाए। अगर आप आज कोई मोबाइल ख़रीदते हो बड़ा महंगा सा और उसको आज से 2 साल बाद बेचते हो तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम होगी, और अगर कुछ उसमें ख़राबी आ गई तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि भाई क्या चीज़ है, तो उसके हिसाब से उसकी कुछ सैल्वेज वैल्यू होती है। एक तो उसकी करंट वैल्यू हो गई जिसको हम बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, जितने टाइम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़फुल लाइफ, और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी, यानी जो एंड में जब आप उसको बेचोगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या डेप्रिशिएटेड वैल्यू उसे बोलते हैं, ठीक है। और बुक वैल्यू होती है कि जो भी टाइम आपको दे रखा होगा उस टाइम पर उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं कहूँ कि भाई बुक वैल्यू आपको बतानी है आज से 3 साल बाद, तो 3 साल तक हम डेप्रिशिएटेड अमाउंट उसका डेप्रिशिएट कर देंगे और जो पैसा बचेगा वो उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें मेथड अलग अलग होते हैं डेप्रिशिएशन के, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। अब लीनियर मेथड के अंदर आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से आपको स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय कितने साल आपने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया वो रखना है। तो ये फार्मूला बनेगा हमारा C - S अपॉन में N, D नहीं, D तो डेप्रिशिएशन हो गया, तो D = C - S डिवाइडेड बाय N, ठीक है। या फिर अगर डेप्रिशिएशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपसे पूछ लिया भाई कितना डेप्रिशिएशन हो रहा है, तो उसके लिए जितना डेप्रिशिएटेड अमाउंट है वो ऊपर रखना है और डिवाइडेड बाय C - S, जो करंट वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके फिर हम उसको 100 से इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेप्रिशिएशन परसेंटेज। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन 21 अप्रैल 2020 ये जो आपके पास क्या दे रखा है, राम परचेज ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000। राम ने मशीनरी परचेज करी 40,000 की और उसके उस पर उसने 5,000 रुपये लगाए। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर विद स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹5,000। कैलकुलेट द डेप्रिशिएशन यूजिंग द लीनियर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब उसने 40,000 रुपये लगाए, उसका मतलब खरीदा उसने 40,000 रुपये का, तो आपके पास जो C की वैल्यू क्या है वो होगी 40,000। अब लेकिन उसके अलावा उसने क्या करा, उसके ऊपर 5,000 रुपये और लगा दिए उस मशीन को खड़ा करने के लिए, तो प्लस में 5,000 और करेंगे हम, यानी 45,000 रुपये होगी उसकी C। और जब आपने उसको 10 साल यूज करने के बाद बेचा तो उसकी स्क्रैप वैल्यू मिली आपको 5,000। तो डेप्रिशिएशन कितना हुआ, तो C आपके पास है 45,000, उसमें से 5,000 माइनस करो और डिवाइडेड बाय कितने साल तक आपने इस्तेमाल करा, तो यह आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी 4,000 रुपये उसका डेप्रिशिएशन होगा हर साल। हर साल उसकी जो वैल्यू है वो 4,000 रुपये कम होती जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कहता है कि एक मशीन जो आपको 30,000 रुपये की पड़ती है, उसकी यूज़फुल लाइफ है 4 साल, स्क्रैप वैल्यू है उसकी 4,000, फाइंड द डेप्रिशिएशन चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 30,000 की जो उसकी वैल्यू थी,
तो डेप्रीशिएशन कितना हुआ, 30,000 में से 4,000 स्क्रैप वैल्यू के माइनस कर दो, 4 साल तक आपने उसको यूज़ करा है, तो 30 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 26,000। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24 और 4 पंजे 20, तो 6,500 रुपये का डेप्रीशिएशन होगा हर बार। अब आगे कह रहा है कि प्रिपेयर द डेप्रीशिएशन शेड्यूल। अब ये शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए जो अपने पास स्टार्टिंग में जो वैल्यू है उसको लिखो, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन लिखो, उसके बाद फिर बुक वैल्यू एट द एंड। और यहाँ पर ईयर लिख लो, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम शेड्यूल बनाते हैं। अब इसके अंदर पहले एक साल में जो स्टार्टिंग में बुक वैल्यू थी कितनी थी, 30,000 रुपये थी, 6,500 रुपये कम कर दो, तो 30 में से 6 गए 24, यानी 23,500 एंड में उसकी वैल्यू रह गई। अगली बार फिर दूसरे साल क्या हुआ, स्टार्टिंग में वैल्यू थी 23,500, फिर 6,500 आप माइनस करोगे तो कितना हो गया आपके पास, 17,000। फिर उसके बाद तीसरे साल में 17,000 में से 6,500 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 10,500। फिर चौथे साल स्टार्टिंग में वैल्यू थी आपकी 10,500, आपने 6,500 माइनस करा, तो 10,500 में से 6,500 माइनस करोगे, आ जाएगा 4,000। तो जो लास्ट में आपके पास वही वैल्यू आनी चाहिए जो स्क्रैप वैल्यू है, अगर आपको एंड तक शेड्यूल बनाना है तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कहीं कुछ बीच में गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन के साथ ही ये हमारा सिलेबस में है ही नहीं, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का वीडियो है उसको हम फिनिश करते हैं। तो इस वन शॉट के थ्रू आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इसके फार्मूलाज को अच्छी तरह याद करो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, उसके जो 15 मार्क्स हैं वो बिल्कुल आप अपने पास रखो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।